सडन कॉल आता है कि मम्मी का बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया, मम्मी बेहोश हो गई थी। उन्हें हम लोग कि देयर इज़ नो चांस शी विल डाई फॉर श्योर। ऐसा लग रहा था ना कि मैं अपना सबको किडनी विडनी सब निकाल के बेच दूँ और उनका ट्रीटमेंट कराऊँ। इज़ देयर एनी चांस टू सर्वाइव? क्या आप उन्हें चलो मरने का वेट करते, घर ले जाते, मरने का वेट करते? आप मेरे को बताओ कि अगर इस सिचुएशन में आपकी मदर होती सर, तो आप क्या करते? कि अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, और अपना औकात देख के अल्लाह से नहीं मांगो। अल्लाह का औकात देखो कि वो क्या दे सकते हो, उस हिसाब से उनसे मांगो, आपको ज़रूर मिलेगा। और नहीं बोलना है, ज़्यादा बोलने से फिर इमोशनल हो जाएंगे, तो ये सारा कुछ नहीं चाहिए मेरे को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्कार। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल चल रहा था, और ये मंथ मैं सीरियसली गाइस बहुत इन्जॉय करने का सोची थी, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का सोची थी, और थोड़ा रिलैक्स करने का सोची थी। और साथ ही साथ मैं एमएससी नर्सिंग कर रही हूँ, तो उसका भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा पढ़ाई भी करने का सोची थी, बट कुछ भी नहीं हो पाया है, क्योंकि लाइक बहुत ही बैड न्यूज़ बोल सकते हैं। बट अभी हाँ, सब कुछ ठीक हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली हुआ क्या था ना, लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर की थी कि मैं वो डॉक्टर के पास दिखाने जा रही हूँ, तो वो सारा चीज़ तो हो गया था, और उसी में मैं शेयर की थी कि मेरा लास्ट 2 वीक्स बहुत ही बुरा गया है। तो ये मंथ चल रहा है गाइस जुलाई का, और मेरा कॉलेज में जो छुट्टी था ना, वो 4th से स्टार्ट हुआ है, 4th से 28 तक, और आज 28 है। 28 को मैं 27 को मैं ये शूट कर रही हूँ। 28 कल से मेरा कॉलेज फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो बात ये है कि छुट्टी जैसे ही स्टार्ट हुआ, तो नेक्स्ट डे मैं वही, मेरा तबीयत ख़राब था, तो इसी के लिए मैं हॉस्पिटल जा रही थी, स्कैन करवाना और एक्सरे वगैरह करवाना, मैं उसी में परेशान थी। तो सडन मेरी बड़ी मम्मी जो है ना, मैं आपको बताई थी मेरी बड़ी मम्मी केरला जाने वाली है, और उनका वीडियो भी मैं शेयर की थी 78th बर्थडे का सेलिब्रेशन करते हुए, और मम्मी को मैं एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी। तो वो सारा कुछ मैं शेयर की हूँ आपसे, तो आप वो व्लॉग जाके एक बार देख लेना। तो मेरी बड़ी मम्मी का मतलब वहाँ से कॉल आता है कि मम्मी का तबीयत थोड़ा ख़राब है, बीपी लो हो गया था, मम्मी बेहोश हो गई थी। तो उस टाइम में समझ में नहीं आया, हम लोग को लगा ओके, बहुत ज़्यादा एज भी हो गया उनका, तो थोड़ा सा बीपी लो एंड हाई होते रहता है, तो वो मेडिसिन वगैरह से ठीक हो जाएगा। तो ये सारा स्टोरी पता है क्या कब से स्टार्ट होता है? जैसे कि जो आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियोस देखते हो, तो आपको पता होगा कि मई 30th को मेरे देवर का शादी था, और 1 जून को उनका रिसेप्शन था मेरे देवर का। तो वहाँ पे ना एक्चुअली मम्मी गई थी रिसेप्शन में। तो वहाँ पे जितने भी लेडीज़ हैं ना, उनका हमारा 2 बिल्डिंग है, एक हमारा घर है और एक और बिल्डिंग है, जिसमें छोटा नागपुर का, जो झारखंड के, उन्हें पता होगा, छोटा नागपुर का एक बड़ा सा ऑफिस टाइप में है, वहाँ पे सारा सिलाई बुनाई का वो काम होता है, जो कि गवर्नमेंट का है। तो वहाँ पे हमारा फंक्शंस रखा गया था फर्स्ट फ्लोर में। तो फर्स्ट फ्लोर पूरा खाली है, तो वो वहाँ पे ना लेडीज़ के लिए कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट किया हुआ था। तो शायद किन्हीं को पता नहीं था, मेरी बड़ी मम्मी को बोल दिया कि आप ऊपर चले जाइए खाना वाना खाने के लिए। तो मतलब मम्मी ना ऊपर चढ़ गई, उनको मना करना चाहिए था क्योंकि उनके पैर में थोड़ा दर्द होता था, बट वो सोची कि नहीं ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा तो है नहीं, एक ही फ्लोर है तो चले जाते हैं। तो मम्मी चढ़ तो गई, फिर उतरते वक्त क्या हुआ ना, शायद उनका पैर ट्विस्ट किया या फिर कुछ ऐसा हुआ, कुछ मोच नहीं आया, फ्रैक्चर नहीं था, स्प्रेन भी नहीं था, उनको ऐसा फील हुआ कि कुछ तो पैर में मेरा हुआ है। और अचानक से जब वो नीचे उतरी ना, उनका पैर जो है बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया था, और रेड या ग्रीन कलर ऐसा कुछ हो गया था। तो वो बताई भी नहीं उस टाइम में। फिर उसके बाद खाना वाना का अरेंजमेंट मैं फिर अपने लिविंग एरिया में की थी, सोफ़े में, वहाँ पे सभी कोई खाना वाना खाए थे, और मम्मी के नोन डॉक्टर्स भी आए हुए थे, तो वो सारे लोग एक साथ मिलकर मम्मी लोगों ने वहाँ पे डिनर किया था। तो उस टाइम तक मम्मी का स्वेलिंग था, मम्मी थोड़ा डर गई थी कि शायद ये फ्रैक्चर है कि क्या, क्योंकि फ्रैक्चर में ही ये होता है, स्वेलिंग होता है, स्वेलिंग देखने को मिलता है। तो लेकिन मम्मी को पेन नहीं था।
तो मम्मी थोड़ा डर गई थी। फिर घर आने के बाद वही होता है ना घरेलू नुस्खे, लाइक गर्म पानी में नमक डाल करके सेको, या फिर बालू गर्म करके कपड़े में ये करके सेको, नमक से सेको, ये सारा कुछ चल रहा था। तो लाइक 1 मंथ हो गया था। मम्मी सडन बोली कि मेरे को ना केरला जाना है, तुम एक काम करो, मेरा टिकट बुक कर दो, फ्लाइट का टिकट बुक कर दो। तो मैं उन्हें बोली भी कि मम्मा आप अकेले कैसे जाओगे, लाइक मेरी बड़ी मम्मी, तो आप अकेले कैसे जाओगे। लेकिन फिर ये भी हुआ कि मम्मी को ना ऑल बॉडी चेकअप करवाना था, वो केरला से मुतूट से करवाती हैं। तो वहाँ पे वो काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि मुझे थोड़ा-सा ठीक नहीं लगता है, तबीयत ठीक नहीं लगता है, तो मैं एक बार जाके वहाँ पे चेकअप करवाना चाहती हूँ। तो मैं बोली ठीक है, अभी तो हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि उस टाइम मेरा कॉलेज चल रहा था, छुट्टी स्टार्ट नहीं हुआ था। ये है 21 जून का बात है और मेरा छुट्टी स्टार्ट हुआ है 4 जुलाई से। तो मैं टिकट बुक कर दी। और फ्लाइट में क्या होता है ना कि आप अगर व्हीलचेयर बुक कर रहे हो तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और वहाँ पे एयरपोर्ट में तो मेरे मामू आ गए थे मम्मी को लेने के लिए, बड़ी मम्मी को लेने के लिए, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं हुआ। मम्मी आराम से बैठ कर गई, आप व्लॉग में देख लेना, आराम से वो गई हैं और पहुँच भी गई बहुत अच्छे से। और वहाँ जा कर के 2 या 3 दिन के बाद थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने के बाद में वो मेरी बड़ी वाली मामी के साथ वो हॉस्पिटल गई थी चेकअप करवाने के लिए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने क्या कहा, विच वॉज वेरी शॉकिंग, कि आपके जो पैर के वेन में है ना वो ब्लड क्लॉट हो गया है। मे बी आपका थोड़ा ट्विस्ट किया होगा, थोड़ा मुड़ा होगा। तो इस एज में क्या होता है ना कि थोड़ा सा भी कुछ होने से वो जल्दी हील नहीं होता है। उन्हें कोई बीमारी नहीं है, ऐसे बीपी का बस थोड़ा इशू था, शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। बट वो थोड़ा सा क्या हुआ ना कि ट्विस्ट होने की वजह से वेन में क्या हुआ कि ब्लड क्लॉट हो गया उनका। तो वो ब्लड क्लॉट होने के बाद भी डॉक्टर वाज शॉक्ड कि ब्लड क्लॉट अगर हल्का सा भी वो आपके लंग्स में जाता तो लंग्स एम्बोलिज्म होने के चांसेस थे, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसे कहते हैं हम लोग, और हार्ट में जाने से अटैक आ सकता था, कार्डियक अरेस्ट हो सकता था, ब्रेन में जाने से वो स्ट्रोक हो सकता था। लेकिन बाय गॉड ग्रेस, बोलते हैं ना कि वक्त जब तक इंसान का आता नहीं है तब तक वो कहीं नहीं जा सकता। सो मम्मी 1 मंथ तक, सोचिए 1 जून को मम्मी का पैर वैसा हुआ था और 21 को गई और 27 या 25 को वो मुतूत गई थी चेकअप करवाने के लिए। और चेकअप करवाने के क्या होता है ना कि 1-2 दिन के बाद ही कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आता है। तो 27 को उनका रिपोर्ट्स आया था। तो लाइक 1 मंथ उनको कुछ भी नहीं हुआ। लाइक मैं इतना ज़्यादा थैंकफुल हूँ। साथ ही साथ डॉक्टर बहुत ज़्यादा शॉक थे कि आपको अभी तक कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक हो, वो क्लॉट अभी तक वहाँ से हटा नहीं है, ठीक है। तो क्लॉट की वजह से क्या हुआ कि मम्मी का पैर में वो स्वेलिंग जो है ना वो बढ़ते गया, पूरा पैर वो स्वेल हो गया। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने मेडिसिन दिया हेपारिन करके, जो मेडिकल फील्ड से उन्हें पता होगा, हेपारिन करके अगर मैं लोकल लैंग्वेज में समझाऊँ तो खून को पतला करने का वो मेडिसिन है। तो उसका वो इंजेक्शन लेने के लिए बोले। डेली मम्मी 1 वीक तक वो इंजेक्शन लेती रही। और उससे हुआ क्या कि मम्मी का ना 4-5 साल पहले इंटेस्टाइन में कुछ मम्मी का प्रॉब्लम था। तो वो ना चेकअप वगैरह करवा रही थी और आईसीयू में एडमिट भी हो चुकी है। इंटेस्टाइन में कुछ होल्स वगैरह हो गए थे मम्मी के उस टाइम में, तो वो सारा कुछ ठीक हो गया था। बट यहाँ पे क्या हुआ कि हेपारिन इंजेक्शन लेने के बाद में ना मम्मी को वो खून पतला हो गया। तो ऑब्वियस है कि छोटा-छोटा जो भी होल्स होंगे ना उसमें से वो खून पतला होने की वजह से वो क्या होगा, वो ड्रेन आउट होगा, ठीक है, वो सारा लीक होगा। तो मम्मी का पूरा इंटेस्टाइन में क्या हुआ कि ब्लड लीक होने लगा। तो ये कुछ हमें पता नहीं था। सडन कॉल आता है कि मम्मी का बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया, मम्मी बेहोश हो गई थी, उन्हें हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। और साथ ही साथ उनको मोशन में वो ब्लड भी आ रहा था स्टूल में। साथ ही में मतलब मेरी जो मामी है बहुत अकल लगाई थी, बहुत दिमाग लगाई और तुरंत वो हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए ब्लड लेके भेजी, वही 2 घंटे के अंदर में ही, मॉर्निंग में। तो वो गई, मतलब भेजी, वो रिपोर्ट आया 1-2 घंटे के अंदर। तब तक वो घर पे ही थी मम्मी, हॉस्पिटल नहीं गई थी। तो हुआ क्या कि रिपोर्ट आता है कि मम्मी के बॉडी में सिर्फ 5 ग्राम खून है। जो मम्मी 1-2 दिन पहले टेस्ट जो करवाई थी मुतूत से उसमें था 10 या 11 ग्राम्स मम्मी के खून थे। और वही विदिन 2 to 3 डेज़ मम्मी का इतना ज़्यादा लीकेज हुआ कि 5 ग्राम खून था उनके बॉडी में। और 5 ग्राम खून होने की वजह से बीपी लो होकर वो मतलब बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा हरी बरी में मतलब मम्मी को एम्बुलेंस वगैरह से लेके जाया गया। मेरे भैया भाभी सभी कोई वहाँ पे आ गए थे। सभी बहुत परेशान थे, सभी कोई आ गए थे एकदम हड़बड़ में। और फिर मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए। पहले तो मिशन हॉस्पिटल लेके गए थे। तो वहाँ पे बोले कि अगर कुछ इनको मतलब कुछ वैसा होता है
तो हम लोग के पास वेंटिलेटर नहीं है। तो फिर हम लोग फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेके आए, कोट्टाराकरा करके, ये केरला का इंसिडेंस है ये सारा। तो कोट्टाराकरा करके एक जगह है, वहाँ पे विजयास हॉस्पिटल में लेकर के आए। तो विजयास में मम्मी एडमिट थी, तो वहाँ पे सारा उनका ट्रीटमेंट हुआ। और फिर उसी दिन फिर 5 ग्राम जो मैं बोली ना मॉर्निंग में, उसका नेक्स्ट डे जब चेक की तो 3 ग्राम बचा था। सोचो, माय गॉड, मतलब सोच के, मतलब सुन के हम लोग इतना ज़्यादा ये हो गए कि मम्मी लाइक कैसे यार, कैसे बचे। लाइक ऊपर वाले का लाख लाख धन्यवाद कि वो बचाए रखे मम्मी को। 3 ग्राम खून हो गया था, बचने का कोई उम्मीद नहीं था। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, उन्होंने कहा कि लगातार पेट से ब्लीडिंग हो रहा है और हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं, बट कुछ एड्रेनलिन वगैरह कोलोनोस्कोपी के थ्रू उसको स्प्रे करके वो होल्स को थोड़ा सा वो कंट्रोल में लाया गया, उस ब्लीडिंग को, होल्स को थोड़ा सा वो बंद किया गया। लेकिन डॉक्टर वॉज शॉक कि 50+ होल्स थे उनके इंटेस्टाइन में। कैन यू बिलीव, लाइक 50+ होल्स, तो उसमें से ब्लीडिंग हो रहा है। तो डॉक्टर, लाइक मैं थैंक बोलना चाहूँगी डॉक्टर को भी कि वो बहुत ही अच्छे से ट्रीट किए मम्मी को और बहुत सारे होल्स को उन्होंने बंद कर दिया। और ब्लीडिंग तो चलो कंट्रोल में आ गया। फिर बीटी किए, बीटी मतलब वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद में उनका ब्लड वही 7 ग्राम आसपास हो गया था। और मैं उसी दिन फिर सेकेंड डे मैं निकल गई थी, क्योंकि सेम डे मुझे टिकट नहीं मिला था। सेकेंड डे मुझे निकलना था मॉर्निंग में 10-11 बजे, और हमारा कनेक्टिंग फ़्लाइट था रांची टू हैदराबाद, हैदराबाद टू त्रिवेंद्रम। तो हैदराबाद में ना 6 आवर्स 7 आवर्स का स्टे था, विच वॉज़ वेरी बोरिंग। बहुत दिमाग ख़राब हुआ था मेरा तो बस टेंशन था, मैं फ़्लाइट में बस रो ही जा रही थी। क्योंकि लास्ट एक व्लॉग में मैं बताई हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ मम्मी से, क्योंकि बचपन से ही मम्मी मेरे को रखी थी और बहुत प्यार करती है। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उस टाइम, और मेरा कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करना है क्या नहीं करना है। और बहुत बहुत ज़्यादा वो दिन मुझे याद आता है। बस रोते रोते मैं फ़्लाइट में, मतलब ये जो केबिन क्रू वगैरह थे ना, वो भी देखने लगे थे, पूछने लगे थे, मैम आर यू ओके? मैं बोली कि हाँ ठीक है, मैं ठीक हूँ। बट मेरा जो आंसू है ना वो रुक ही नहीं रहा था। फिर एयरपोर्ट में 6 घंटे वेट करने के बाद, फिर उसके बाद हम लोग का फ़्लाइट था शाम को 6:30-7 बजे आसपास, और 8-9 बजे हम लोग केरला त्रिवेंद्रम में पहुंच गए थे। तो वहाँ पे मामू आए हुए थे लेने के लिए। तो वो फिर रात में मैं बोली कि मैं कहीं नहीं जा रही, किसी के घर नहीं जा रही, ना बहन के घर ना किसी के भी घर। और बहन के घर भी क्या बताऊँ, मेरी बहन का जो बेटा है ना वो भी एडमिट था, उसको भी थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह हो गया था, तो वो भी हॉस्पिटल में एडमिट था, तो वो लोग भी घर पे थे नहीं। तो मैं बोली कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैं हॉस्पिटल जाऊँगी, मम्मी के पास जाऊँगी। वहाँ पे मेरी जो बड़ी वाली मामी है ना, वो 2 दिन से वहीं पे थी। तो मतलब उनको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए था, क्योंकि उनका भी थोड़ा एज हो गया है, 55 समथिंग है, तो उनको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए था। तो हम लोग बोले कि हम लोग वहीं जा रहे हैं, हॉस्पिटल ही जाएंगे। तो हॉस्पिटल हम लोग फिर गए। वहाँ पे रात में 12:30 बजे आसपास हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। उस टाइम तो आईसीयू में थी मम्मी, तो फिर हम लोग देखे नहीं। मॉर्निंग में 6:30-7 बजे हम लोग को देखना था। तो फिर हम लोग फ्रेश वगैरह होके 1-1:30 बज गया था, सोने गए। सो के फिर मामी को भेज दिया मामू के साथ में, वो घर चली गई। और फिर मॉर्निंग में मतलब नींद ही कैसे आएगा ना, लेकिन भी थोड़ा थक गई थी, हरासमेंट हो गया था, तो थोड़ा सोई, 3-4 घंटा सोई। फिर सुबह में फिर 5 बजे नींद खुल गया। फिर फ्रेश वगैरह होके नहा धोवा के फिर मैं आईसीयू के सामने जाके बैठ गई थी अपने हस्बैंड के साथ। ये भी मतलब रेडी होके आ गए थे। तो मैं जब मिली, मैं गई, टाइम हुआ, अंदर गई, तो मम्मी ना मेरे को देख के रोने लगी कि मैं क्यों आई, तुम लाइक क्यों आई इतना दूर से, अभी इतना, मतलब आप जानते हो कोई भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए सडन फ्लाइट बुक करना, और टिकट वाज लाइक जो आप मैं ऐसे बुक करती हूँ तो मोस्टली हम लोग फ़्लाइट से ही जाना करते हैं हमेशा। बट उस टाइम ऐसे होता था ना कि 7-8 थाउजेंड का आपको वन वे का टिकट मिल जाता था। लेकिन मुझे वन वे का टिकट जो मैं एक दिन पहले बुक की थी वो 40,000 रुपीज़ का था। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए सडन ऐसा करना, मतलब पैसा थोड़ा सा फाइनेंशियली इशू तो होता ही है, किसी को भी है। तो 40,000 का टिकट लेना था मेरे को, और उससे 15 डेज़ पहले मैं 15 डिसमिल जनरल प्लॉट अपने हस्बैंड के नाम पे, मतलब हम लोग लिए थे अपने घर बनाने के लिए। तो उसमें हमारा अच्छा खासा पैसा चला गया था, और इस वजह से हमारा मतलब बिल्कुल ही बोलते हैं ना ऐसे खाली से हो गए थे हम लोग पूरा। तो मतलब फिर भी चलो हो गया। मेरे फैमिली, मेरे इन-लॉज़ जो भी हैं, मेरे फादर इन लॉ जो हैं बहुत अच्छे हैं वो, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया फाइनेंशियली। तो फिर उसके बाद हम लोग गए केरला। तो मम्मी का वही कहना था कि क्या ज़रूरत था आने के लिए, मैं तो ठीक हूँ। उन्हें कुछ भी नहीं पता कि उनका ब्लीडिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है, और जो वो क्लॉट है कभी भी उनके हार्ट में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है, उनका कभी भी कार्डियक अरेस्ट होकर उनका डेथ हो
सकता है, मतलब किसी भी मोमेंट में हो सकता है, उन्हें कुछ नहीं पता था। मैं देख के अपना आंसू जो है ना कंट्रोल, ऐसा कंट्रोल की हूँ कि पूछो मत। बहुत बहुत ज़्यादा हिम्मत उस टाइम जुटाना पड़ा था गाइस। तो फिर मतलब मैं उनसे मिली, मैं बोली कि मम्मी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई टेंशन नहीं लो। मम्मी चिल थी, ठीक है, ब्लीडिंग हो रहा था, मतलब उतना ही मम्मी को पता है। मम्मी को लगा कि हाँ चलो 1-2 दिन में हम ठीक होके हम घर जाएँगे। तो मम्मी पूछ भी रही थी कि डिस्चार्ज कब देगा? हमने कहा मम्मी अभी टाइम लगेगा, थोड़ा-सा वेट कर लो। तो फिर 10-11 बजे आस-पास मैं डॉक्टर से मिली, डॉक्टर सारा कुछ मेरे को बताया, सारा वीडियोज़ दिखाए कैसा है, वैसा है, इतना होल्स है, ये है, वो है। तो हमारा तो दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था और डायरेक्टली वो बोल रहे थे कि देयर इज़ नो चांस शी विल डाई फॉर श्योर। मतलब डायरेक्टली वो, मतलब एक होता है ना कि आपसे छुपाना नहीं है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए मेडिकल फील्ड में। तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि देयर इज़ नो चांस शी विल डाई, क्योंकि कभी भी वो क्लॉट जाकर उनका लंग्स में या फिर हार्ट में या फिर ब्रेन में जाकर के वो सडन डेथ कभी भी हो सकता है उनका। तो मेरा तो इतना हालत ख़राब हो गया था, इतना रोना-धोना, मतलब सबको कॉल कर रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था किसको कॉल करें, क्या करें, नहीं करें, मतलब बहुत हालत ख़राब। तो मैं उस टाइम बोली कि डॉक्टर इज़ देयर एनी चांस टू सर्वाइव? मतलब वो बच सकती है कहीं, कुछ भी करने से, कुछ भी, लाइक मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं अपना सब कुछ किडनी-विडनी सब निकाल के बेच दूँ और उनका ट्रीटमेंट कराऊँ, इस टाइप का। तो डॉक्टर बोला कि, मैं बोली कि अगर आपकी मदर होती तो आप क्या करते? बस आप मेरे को इतना बता दो। क्या आप उन्हें चलो मरने का वेट करते, घर ले जाते, मरने का वेट करते, या फिर आप क्या करते? आप मेरे को बस इतना बता। मैं यही क्वेश्चन की कि आप मेरे को बताओ कि अगर इस सिचुएशन में आपकी मदर होती सर, तो आप क्या करते? तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि मैं इस हॉस्पिटल से सबसे पहले ले जाके दूसरे हॉस्पिटल में ले जाके फ़िल्टर लगवाती। तो फ़िल्टर क्या है ना, लाइक जो भी मेन आर्टरी है वहाँ पे वो फ़िल्टर लग जाएगा ना, तो वो जो क्लॉट अगर ट्रैवल करके भी आएगा तो उनके हार्ट तक, ब्रेन या फिर लंग्स तक वो नहीं जाएगा। तो मैं बोली कि ठीक है, तो करवाते हैं, जाना है। तो क्या हुआ था ना कि एक्चुअली मम्मी के जो बेटे हैं तो उनका तो बीएसएफ में है ना, तो उनको थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा था छुट्टी-वुट्टी को लेके। जैसे हमारे जैसा नहीं है कि मतलब तुरंत हुआ, छुट्टी लिए, सडन निकल गए, ऐसा नहीं है। उनके साथ थोड़ा-सा सारा कुछ उनको मैनेज करना पड़ता है, तो उस वजह से उनका थोड़ा लेट हो गया था आने में। तो उनसे पूछना है, ये करना है, वो करना है, लाइक मेरे जो भी अदर फैमिली मेंबर्स हैं वो भी कहे कि बात भी सही है कि जब तक आप उनके ओन चिल्ड्रन से अगर आप नहीं पूछ रहे हो तो फिर कल को कुछ भी होगा तो फिर सारा ब्लेम मेरे पे आएगा। तो फिर डॉक्टर फिर भैया से बात किए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी ट्रीटमेंट करवाना है आप करवाओ एज सून एज पॉसिबल। तो फिर हम लोग फिर उनको सडन फिर क्या किए, डिस्चार्ज करवाए, लामा बनवाए, नहीं डामा बनवाए हम लोग। और फिर डामा बनवाने के बाद मतलब क्या हुआ कि मतलब आईसीयू एम्बुलेंस में बुक की। मैं बोली कि नॉर्मल एम्बुलेंस नहीं चलेगा, मुझे आईसीयू एम्बुलेंस ही चाहिए। आईसीयू एम्बुलेंस बुक की और फिर उसके बाद हम लोग गए कोटाराकरा से त्रिवेंद्रम, जो कि 2 घंटे का ट्रैवल था। त्रिवेंद्रम में किम्स हॉस्पिटल, KIMS, आप सर्च करके देखना, बहुत ही बेस्ट हॉस्पिटल है। और जब से वो मम्मी वहाँ से डिस्चार्ज होके लाइक एम्बुलेंस में आई ना, मुझे थोड़ा-सा रिलीफ लग रहा था कि हम लोग किम्स जा रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं होगा मम्मी को, वो ठीक हो जाएँगी। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा था। और एम्बुलेंस में लाइक सब, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और मेरी बड़ी वाली मामी थी। तो सभी और भैया-भाभी लोग, जो भी मामू लोग हैं, वो लोग नहीं आए थे उस दिन। तो हम लोग उनको लेके किम्स गए और फिर एम्बुलेंस में मम्मी वीडियो कॉल पे सबको देख रही थी। लाइक सबसे बात कर रही थी वीडियो कॉल पे। मेरी अम्मी लोग से बात करवाई मैं, मम्मी से, सबसे, सबका रो के हालत ख़राब कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। बट मैं बोली कि मम्मी ठीक हो जाएँगी, टेंशन मत लो, रोना नहीं है बिल्कुल भी और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और अगर कुछ होता है, वैसा कुछ होता है तो आप टेंशन मत लो, अपने लाइफ़ में आपने बहुत कुछ अचीव किया है और आपने बहुत अच्छा कर्म किए हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ होगा ही नहीं। मतलब इस टाइप का मौत होना ही नहीं है आपको, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और गाइज़ सीरियसली मेरी बड़ी मम्मी ना सभी के लिए बहुत की है, चाहे वो खुद के बच्चे के लिए हो, चाहे मेरे लिए हो, चाहे वो मेरे को देखने के लिए एक नैनी को रखी थी, उनके लिए हो, उनको भी पढ़ाकर गवर्नमेंट जॉब दिलाकर उनको शादी-वादी करके भेजी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एजुकेशन में मम्मी बहुत ज़्यादा हेल्प की है फाइनेंशियली। सो मेरे को उतना ट्रस्ट था कि उनके साथ कुछ वैसा गलत नहीं होगा। तो फिर हम लोग किम्स पहुँचे, किम्स पहुँचने के बाद मेरे को बहुत सुकून, लाइक बहुत ज़्यादा सुकून हो गया था, क्योंकि मेरी मम्मी का 2 इयर्स बैक अटैक आया था, तो हम लोग किम्स में ही सारा ट्रीटमेंट करवाए थे, तो हम लोग को पता है कि वहाँ पे क्या है, नहीं है। मतलब वहाँ के डॉक्टर्स कितने अच्छे हैं। तो मैं वहाँ पे गई, इमरजेंसी में सारा कुछ हुआ, सारा बातें बातें वगैरह हुए, डॉक्टर की एक टीम आया, लाइक
यार 5-6 डॉक्टर के टीम आए थे, क्योंकि मम्मी का केस कुछ वैसा था, तो वो लोग आकर के मुझसे पूछ रहे हैं और आई एम लाइक मतलब क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, लाइक सारा कुछ फिर मैं बता दी कि ऐसा-ऐसा हुआ था, सारा ए टू जेड जो रिसेप्शन टाइम से लेकर के अभी तक जो भी स्टोरी था, मैं सारा कुछ डॉक्टर को बता दी। मम्मी भी बताई कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग को क्या करना है कि आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, फ़िलहाल के लिए सर्जरी आईसीयू, और कल ही के कल इनको फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, और साथ ही साथ इंटेस्टाइन में हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस जगह से ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस है, तो उस जगह को कट करके टाई करना पड़ेगा। तो हम लोग बोले आप जो करना है करो, फिर मैं एडमिट करवा दी। साथ ही में हम लोग वहाँ पे तो अटेंडेंट को रुकने का वैसा फैसिलिटी था नहीं, आप वेटिंग एरिया में वेट कर सकते हो, सो सकते हो। तो हम लोग दोनों ऐसे भी बहुत ज़्यादा हरास्ड हो चुके थे, तो हम लोग फिर उस बगल वाली बिल्डिंग में ही किम्स हॉस्पिटल का ही एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पे हम लोग मतलब ये किए थे, रूम लिए थे। तो आपको साइड में रूम का भी मैं वीडियो दे दूँगी, बहुत ही अच्छा रूम था, 3000 रुपीज़ पर डे उसका प्राइस था, और उसका बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ थे। तो वहाँ पे हम लोग रुके, फिर डॉक्टर नेक्स्ट डे मम्मी का फ़िल्टर लगा, मम्मी का ऑपरेशन हुआ, मम्मी ओटी से आई, मम्मी देखी, मुझे बहुत खुशी हुआ उनको देख कर के, वो बहुत ही सही थे। भैया-भाभी भी आ गए थे, दीदी भी आ गई थी, उनकी बेटी जो है वो भी आ गई थी, सभी कोई थे। फिर मेरे हस्बैंड का एक्चुअली क्या हुआ ना कि इसी वीक में दिल्ली से जो ये इनक्वास्ट वगैरह पता नहीं कुछ ऐसा कुछ होता है, तो वो सारा कुछ टीम वगैरह आने वाला था, तो उसका इंस्पेक्शन के लिए। तो वो तो छुट्टी नहीं ले सकते हैं, आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली मेडिकल फील्ड में। तो मेरा तो ख़ैर छुट्टी था, प्लस एक और टेंशन कि एमएससी का एग्ज़ाम, ठीक है? तो इस वजह से मेरे हस्बैंड बोले कि चलो अभी भैया-भाभी आ गए हैं, तो अभी एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं, फिर वैसा कुछ होगा तो फिर आकर के मम्मी से हम लोग फिर से मिल लेंगे और ये कर लेंगे। तो फिर हम लोग टिकट-विकट बुक कर लिए, और 16th को हम लोग 10th को गए थे, 16th को फिर हम लोग रिटर्न ये टिकट किए। तो मम्मी अभी फ़िलहाल ठीक हैं गाइज़, उनका पेट वाला जो इश्यू था वो ठीक हो चुका है, और फ़िल्टर लगने की वजह से वो क्लॉट अगर कहीं ट्रैवल भी करेगा तो हार्ट और ब्रेन और लंग्स तक तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस वजह का उस चीज़ का मुझे थोड़ा-सा ये है, रिलीफ़ है। अभी मम्मी डिस्चार्ज होकर के घर आ चुकी हैं, आई थिंक 18th या 20th को मम्मी को डिस्चार्ज मिला हॉस्पिटल से, और वो अभी घर आ चुकी हैं। घर मतलब उनको ट्रैवल बिल्कुल नहीं करने के लिए डॉक्टर भी बोले हैं। तो ना वो रांची आ सकती थी, ना ही भैया-भाभी के साथ बैंगलोर जा सकती थी, कहीं ट्रैवल नहीं कर सकती। तो उन्होंने ही कहा कि मैं अपने माँ के घर रहूँगी, कि मेरी नानी के घर में रहूँगी। नानी का घर बिल्कुल खाली था और सही था, तो वहाँ पे रहूँगी। तो मम्मी मतलब वहाँ पे आस-पास में मेरे सारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है देखने के लिए। साथ ही में हम लोग को थोड़ा टेंशन था, इस वजह से हम लोग एक होम नर्स को भी रखे हैं, लाइक जीएनएम किए हुए हैं। वो 24 आवर्स मम्मी के साथ ही रहती हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे एजेंसी के थ्रू वो आई हुई हैं वहाँ पे, तो उनका कुछ वही सैलरी 22-23,000 रुपीज़ पर मंथ है। तो वो मतलब डाइट के अकॉर्डिंग मम्मी का सारा मील्स बना देती हैं, मम्मी का पूरा टेक केयर करती हैं। मम्मी एकदम नॉर्मल हो गई हैं गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठीक हो गई हैं बिल्कुल। और वो अपना जो भी डेली लाइफ का जो भी एक्टिविटीज़ है ना, वो सब खुद से कर लेती हैं। मम्मी का वैसा टेंशन नहीं है, बस उनका खाना-वाना बना देती हैं वो जो है साथ में। और डेली एक इंजेक्शन लग रहा है, वो पैर में ना थ्रोम्बेक्टमी वगैरह कुछ करवाने का बोल रहे थे डॉक्टर, बट वो बोले कि अभी एज मम्मी का इतना है ना, तो इतना ज़्यादा वो अभी क्या बोलते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी इतना सारा सर्जरीज वगैरह करना। तो वो पॉसिबल है कि मेडिसिन और इंजेक्शन से वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाए। तो 1 ईयर जैसा टाइम लगेगा डॉक्टर ने कहा है। तो वो धीरे धीरे ही वो क्या होगा कि वो क्लॉट है जो वो पतला होगा, या फिर मे बी पिघलेगा, या फिर जो भी है लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो वो ठीक होगा। तो मम्मी का स्वेलिंग भी ठीक हो जाएगा। तो स्वेलिंग तो है गाइस, वो स्वेलिंग देख के बहुत बुरा लगता है, चलने में थोड़ा मम्मी को दिक्कत होता है, बट ऐसे देखा जाए तो फिजिकली वो बिल्कुल फिट है। तो डेली उनका इंजेक्शन वगैरह लग रहा है अभी। तो ये सारा कुछ मेरे समर वेकेशन में हो गया, समर क्या मानसून वेकेशन में मेरा पूरा वेकेशन बस इसी चीज़ में मेरा गया। और फिर यहाँ आने के बाद मेरा बहुत सारा वीडियोस पेंडिंग था, और बहुत सारे डिलीवरीज आए हुए थे। लाइक अभी मैं फुटवेयर का हॉल बना रही थी, और बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो पेंडिंग था मेरा, तो वो सारा कुछ करना। आई नो मेरे अभी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ये नहीं है, बट ये जो 600 आई मीन 662 समथिंग मेरे सब्सक्राइबर है, तो वो भी है ना, तो मेरे लिए बहुत है।
सीरियसली आप अगर सामने खड़ा कर दो 5 लोगों के सामने, आप कुछ बोल नहीं पाओगे। 10 आदमी आ जाए, 15 आदमी आ जाए तो भीड़ हो जाता है एक कमरे में, लाइक 600 लोग। और व्यूज़ भी अगर मान लेते हैं मेरे एक वीडियो पे 100-200 भी जाता है, या फिर जितना भी जाता है, उतने लोग मुझे अगर सुन रहे हैं तो मुझे उनके लिए वीडियो बनाना है। ऐसा नहीं है कि मेरे कम ये हैं सब्सक्राइबर्स हैं तो मैं वीडियोस कुछ भी बना रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अगर इस बार मैं यूट्यूब को स्टार्ट की तो पूरे डेडिकेशन के साथ साथ ही स्टार्ट की हूँ। और मैं चाहती हूँ और चाहती तो हूँ और कोशिश भी करूँगी कि मैं वीडियोस को प्रॉपर्ली मतलब ये करूँ, अपलोड करूँ, रेगुलरली करूँ। और मैं आप सभी का सपोर्ट चाहती हूँ, सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो विच इज़ फ्री। और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर सकते हो, जो भी मेरा न्यू अपलोड्स होगा उसका नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही साथ वीडियोस अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना। और आप मेरे से क्या वीडियोस चाहते हो, कैसा वीडियोस चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं किस टाइप की वीडियोस बनाऊं। अगर आपको कुछ डिमांड है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो वीडियो बनाऊं और शेयर करूं आप सभी के साथ। तो गाइस इतना ही था मेरा इस मंथ का, इस कुछ दिनों का मेरा वेकेशन का स्टोरी। और मेरा वेकेशन कैसे ही गुजर गया पता ही नहीं चला। और मैं खुश हूँ उन लोग के लिए जो एंजॉय किए होंगे, घर में आराम किए होंगे, मस्ती किए होंगे। कोई बात नहीं, लाइफ है, ये सारा कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात है ना, मुझे अल्लाह पे बहुत भरोसा है गाइस, अल्लाह पे बहुत ज़्यादा मुझे भरोसा है कि वो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते। अगर अभी मम्मी का अगर डेथ भी हो जाता तो मैं सब्र कर लेती और ये सोचती कि कुछ अच्छे के लिए हुआ है, चलो ठीक है, उनका टाइम आ गया था। बट उन्होंने उनको ज़िंदगी दिया है गाइस, मौत के मुंह से मेरी मम्मी को और बड़ी मम्मी को दोनों को निकाला है उन्होंने, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और गाइस आप भी प्लीज़ अपने गॉड पे बिलीव करो, उनको याद करो, चाहे आप किसी भी गॉड को मानते हो, लाइक आप भगवान को मानते हो या फिर आप जीसस को मानते हो, आप प्लीज़ रेगुलरली प्रेयर करो, क्योंकि प्रेयर ही एक ऐसा चीज़ है ना जिससे आप सब कुछ बदल सकते हो गाइस। तो जो भी मुस्लिम्स हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 5 वक्त का नमाज़ पढ़ो, दुआ करो। और आप अपने फैमिली के लिए, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और वो चाहेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो सकता है, एक चुटकी में उनके लिए कुछ भी नहीं है ये सारा कुछ। और अपना औकात देख के अल्लाह से नहीं मांगो, अल्लाह का औकात देखो कि वो क्या दे सकते हो, उस हिसाब से उनसे मांगो, आपको ज़रूर मिलेगा। और उन पे पूरा भरोसा रखो, ज़रूर आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। और मुझे पूरा भरोसा था आज, इसीलिए मेरी मम्मी, मेरी बड़ी मम्मी सब मेरे साथ हैं और सभी कोई अच्छे से हैं। और बस इतना ही, और क्या बोलूँ मैं, ज़्यादा नहीं बोलना है, ज़्यादा बोलने से फिर इमोशनल हो जाएंगे, तो ये सारा कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो चलो भाई, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में आपसे, तब तक के लिए टाटा। और अपना ख्याल रखना, नमाज़ पढ़ना गाइस, गो बाय।